नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार योग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ये उपसर्ग और प्रत्यय का दूसरा वीडियो होगा। इसके पहले वाली वीडियो में हमने उपसर्ग और प्रत्यय के तुलनात्मक अध्ययन को पढ़ा था। उसमें हमने जाना था कि उपसर्ग और प्रत्यय शब्दांश होते हैं और ये किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं तो उपसर्ग होते हैं, और ये शब्दांश किसी शब्द के बाद में जुड़ते हैं तो ये प्रत्यय होते हैं। एक्चुअली इनका काम हमने ये जाना था कि किसी शब्द संरचना के भूमिका में आता है ना। शब्द संरचना के काम में, शब्द संरचना के निर्माण में होता है। और हमने ये भी जाना था कि इनका कोई स्वतंत्र और निश्चित अर्थ नहीं होता है। इसके अलावा हमने ये भी जाना था कि इनका स्वतंत्र और निश्चित अर्थ न होने की वजह से इनका स्वतंत्र रूप से किसी वाक्य में या भाषा में उपयोग भी नहीं किया जाता है। ठीक है। और हमने ये भी जान लिया था उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में कि ये किसी शब्द के आगे या पीछे जुड़ करके शब्द को सिर्फ उल्टा ही नहीं बल्कि शब्द में विशेषता भी लाने का काम करते हैं, और शब्द के अर्थ को पूरी तरह से बदलने का भी काम करते हैं, और कभी कभी तो शब्द के अर्थ को उल्टा कर देते हैं, यानी उसका विलोम बना देते हैं। इस प्रकार से हमने पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जाना था। आज उसी के आगे हम जानेंगे कि उपसर्ग की संख्या कितनी होती है और अन्य भाषाओं में इनकी कितनी संख्याएं होती हैं। वहीं प्रत्यय के बारे में जानेंगे कि प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं और उन प्रत्ययों का हम किस प्रकार से उपयोग करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय के कितने रूप होते हैं और कितने प्रकार होते हैं। देखिए, यहाँ से एक ये शब्द, अगर ये कोई शब्दांश शब्द के पहले जुड़ता है तो वो उपसर्ग होता है, और किसी शब्द के पहले जुड़ता है तो वो उपसर्ग होता है, और इसी शब्द के अगर वो बाद में जुड़ेगा बेटा तो वो क्या होगा? प्रत्यय होगा, है ना। तो चलिए अब हम जानेंगे उपसर्ग। यानी हमने कल जान लिया था कि उपसर्ग को अगर हम करें तो उप धन सर्ग, और ये संधि विच्छेद यानी शाब्दिक विच्छेद जो हो रहा है ये मात्र एक संयोग हो रहा है ना। उप धन सर्ग से मिलकर बना होता है, और ये जब जुड़ते हैं तो एक मात्र यहाँ पे संयोग होता है, यहाँ पे कोई संधि नहीं होती है। जबकि अगर प्रत्यय के बारे में जाने तो प्रतिधन आय से मिलकर के बना होता है, और वहाँ पे जो योग होता है वो एक संधि के माध्यम से होता है, यानी प्रतिधन आय यानी यण संधि के माध्यम से दोनों शब्द जुड़ते हैं, और जो भी शब्द बनता है वो बनता है क्या? प्रत्यय। ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उपसर्ग की। उपधन सर्ग से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है समीप जुड़ करके नए शब्द का निर्माण करना या नए शब्द का सृजन करना। यह हमने कल के वीडियो में जाना था, और आज हम जानेंगे कि किसी शब्द के पहले जुड़ करके उसके अर्थ में बदलाव लाने का काम उपसर्ग करते हैं। और इन उपसर्गों की अगर हम संख्या की बात करें तो उपसर्गों की संख्या अलग अलग भाषाओं में अलग अलग होती है। जैसे यहाँ पे संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में उपसर्गों की संख्या होती है 22। वहीं पे अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी भाषा में इन उपसर्गों की संख्या 10 मानी गई है। उर्दू भाषा की अगर बात करें तो उर्दू भाषा में इन उपसर्गों की संख्या 19 मानी गई है। इस प्रकार से संस्कृत में 22, हिंदी में 10, उर्दू भाषा में 19 इन उपसर्गों की क्या होती है? संस्कृत होती है। हमें यहाँ पे संस्कृत के पढ़ने हैं और हिंदी के पढ़ने हैं, उर्दू का ज़्यादा उपयोग नहीं है, क्योंकि आपके हिंदी भाषा में जो उपसर्ग आते हैं वो संस्कृत या हिंदी से ही आते हैं। ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे संस्कृत के 22 उपसर्गों के बारे में जानेंगे कि आखिर वो उपसर्ग कौन कौन से हैं। यहाँ पे मैंने लिखे हैं, आप देखिए। अति, अधि, अनु, अपि, अभि, उप, अप, औ, आ, उद, दुर, नि, परि, वि, निस, प्र, प्रति, परा, नि, सु, निस, सम। ये टोटल 22 उपसर्ग हैं जो कि संस्कृत के हैं। हम इन्हें याद कैसे करेंगे? आपने ये तो जान लिया कि ये 22 उपसर्ग इस प्रकार से लिखे हैं,
पर हमें याद कैसे होंगे? तो आप इन्हें 7-7 या 8-8 के ग्रुप में याद करिए, याद हो जाएंगे। कैसे? अति अधि अनु अपि। ठीक है, आप यहां से पढ़िए अति अधि अनु अपि, अब उप अप औ आ, यहां तक पढ़ लिया। अब यहां से उद्दुर निपर विनिस प्रप्रतिपरा निसो निसम। ठीक है, यानी अति अधि अनु अपि, उप अप औ आ, उद्दुर निपर विनिस प्रप्रतिपरा, फिर निसु निसम। इस प्रकार से आप उनको डिवाइड करके, यानी 4-4 के हिस्से में या 5-5 के समूह में याद करेंगे तो सारे उपसर्ग आपको याद हो जाएंगे। और जब हम किसी मूल शब्द से इनको अलग करते हैं, यानी संधि विच्छेद करें या उनको हम शाब्दिक विच्छेद करें, तो इन्हीं में से अगर कोई मिलेगा तभी हम कहेंगे कि ये उस शब्द का उपसर्ग है, वरना नहीं है। ठीक है, या तो संधि विच्छेद के माध्यम से आप करोगे या तो आप शाब्दिक विच्छेद करोगे, और शाब्दिक विच्छेद करने पर अगर आपको इनमें से कोई शब्द मिले तभी आप कहोगे कि वो उपसर्ग है। अगर इनमें से कोई शब्द ना मिले या हिंदी में से कोई शब्द ना मिले तो वो शब्द कतई उपसर्ग नहीं होगा हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे हमने ले लिया अतिसार, ठीक है, हमने ले लिया अत्युक्त, एक शब्द ले लिया अत्युक्त। अब इसको हम संधि विच्छेद जब करेंगे तो हो जाएगा अति धन उक्त। अति धन उक्त होता है। अब यहां से हम देखते हैं कि क्या अति संस्कृत में या हिंदी में किसके अंतर्गत आने वाला उपसर्ग है, तो हम पाते हैं कि ये अति उपसर्ग होता है, यानी 22 में उपसर्ग के अंतर्गत है। हम कह देंगे कि अति क्या है? उपसर्ग है, और इसका मूल शब्द क्या हो जाएगा? उक्त हो जाएगा। इस प्रकार से हम सभी जान लेंगे। जैसे हमने कह दिया निःशुल्क, निःशुल्क। अब इसका संधि विच्छेद जब करेंगे तो निधन शुल्क। हमने यहाँ पे क्या पाया कि संस्कृत में निह उपसर्ग है, अतः कह देंगे इस शब्द में नि उपसर्ग है और शुल्क क्या है? मूल शब्द है। ये तो रहे संस्कृत के। अब हम जानेंगे हिंदी के उपसर्ग। तो हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं? 10 उपसर्ग होते हैं। अब इन 10 उपसर्गों को हम कैसे याद करेंगे? है तो ये बेटा आ, अन, बिन, दु, नी, भर, सु, कु, उन, औ, आद, ये 10 उपसर्ग हैं। क्या ऐसे याद रहेंगे? तो इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। आप इस पंक्ति को पढ़िए, आना बिन दुनिया भर में सुकून औ आधा है। आना बिन दुनिया भर में सुकून औ आधा है। इस पंक्ति में 10 के 10 उपसर्ग शामिल हैं जो कि हिंदी के उपसर्ग हैं। और इन आना में देखिए, आना में आपके 2 हो जाएंगे, आ और अन। आना में कितने हैं बेटा? आ और अन। बिन से क्या है? विन। दुनिया, दुनिया में यहाँ पे 2 उपसर्ग शामिल हैं हिंदी के। एक है आपका दु, दूसरा है आपका नी। इस प्रकार से दुनिया में 2 हो जाएंगे। भर आपका हो जाएगा अगला उपसर्ग। सुकून में आपके 3 हैं, सु, कु, और इसका शाब्दिक विच्छेद आप करोगे तो सुख धन ऊन, सुख धन ऊन। तो यहाँ से सु, कु और ऊन, तो ऊन भी आपका आ गया, यानी 8 हो गए, और अ हो गया 9वां और आधा हो गया 10वां। इस प्रकार से अन 1, विन 2, दु 3, नी 4, भर 5, सु 6, कु 7, ऊन 8, औ 9 और अध क्या? 10वां। इस प्रकार से ये 10 रहे हिंदी के उपसर्ग। अब इनके शब्द, यानी अयोग्य में क्या है बेटा? आ है। असफल में आ है। असमर्थ में आ है। अज्ञानी में आ है। ठीक है, अगर हम कह दें अनजान, अनजान, तो आप कह दोगे कि अनजान में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? अन उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, अनसुना, तो कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? अन हो जाएगा। अनदेखा,
तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? आप कह दोगे सर जी अन हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे बिन के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आ जाएंगे? बिन पढ़ाया तो ये बिन आ गया, बिन सोया तो क्या आ गया? बिन आ गया, बिन ब्याही तो क्या आ गया? बिन आ गया। इसी प्रकार दु के अंतर्गत दुपट्टा। अब दुपट्टा का जब आप शाब्दिक विच्छेद करोगे तो आ जाएगा दु धन पट्टा। तो इसमें दो जो हो जाएगा आपका उपसर्ग और पट्टा हो जाएगा आपका मूल शब्द। क्यों? क्योंकि जो भी हमारे उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं वो किसी विकारी शब्द के ही साथ प्रयोग होते हैं, है ना। तो पट्टा यहाँ पे एक संज्ञा है और इस संज्ञा के आगे दो शब्द जुड़ गया है, इस प्रकार से हो गया दुपट्टा जो कि एक वस्त्र है। ठीक है, अगले देखो दुगुना। गुना आपका क्या है बेटा? दुगुना यहाँ पे विशेषण है और इस विशेषण में दो शब्द जुड़ गया, इस प्रकार से यह हो गया दुगुना जो कि विशेषण से ही क्या बन गया? विशेषण बन गया। अब इस दुगुना में दु क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। गुना क्या हो जाएगा बेटा? विशेषण हो जाएगा, यानी मूल शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार दुकान। निडर में निपान, निडर, निर्भीक, नियोग, निपात। इसमें देखो बेटा भर में भरसक, भरपेट। सु में सुजन, सुपुत्र, स्वागत। स्वागत को आप कैसे पता लगाओगे? बहुत लोग ऐसे कर देते हैं कि स्वागत में स्वासर उपसर्ग है और गत क्या है? मूल शब्द है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप कहते हो स्वधन गत, क्या आपको संस्कृत और हिंदी में से स्व उपसर्ग है क्या कहीं? इसमें देखो आप कहीं स्व है क्या? इसमें देखो आप कहीं स्व है क्या? अगर नहीं है तो ये कतई उपसर्ग नहीं होगा, बल्कि इसका सही संधि विच्छेद क्या होता है? सुधन आगत। अब यहाँ से देखो आप सु उपसर्गों के अंतर्गत आता है क्या? आप कह दोगे हाँ सर जी ये हिंदी का उपसर्ग है और ये आपका संस्कृत का भी है। क्यों? क्योंकि संस्कृत के बहुत सारे शब्दों को हम हिंदी में प्रयोग करते हैं जो कि तत्सम के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए संस्कृत और हिंदी के उपसर्ग कहीं कहीं क्या करते हैं? एक दूसरे से मैच करते रहते हैं। तो यहाँ पे सु संस्कृत में भी है और सु हिंदी में भी है, इस प्रकार से यहाँ पे सु क्या हो जाएगा बेटा? उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कु, कु से कुपुत्र, कुरूप, कुसंगत। उन से 49, 59। इसमें 4 शब्द क्या है बेटा? मूल शब्द है। उन क्या हो जाएगा? उपसर्ग। 59, 60 शब्द क्या है? मूल शब्द है। उन क्या हो जाएगा बेटा? उपसर्ग हो जाएगा। अव में अवतार, अवसर, अवगुण। अध में अधजल, अधचल या अधचल, अध, ये सभी क्या है? अध से संबंधित शब्द हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रहे आपके उपसर्ग। अब हम जानेंगे प्रत्यय के बारे में कि आखिर प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे उपसर्ग के बारे में जाना, अब हम जानेंगे प्रत्यय के बारे में। और प्रत्यय आपने जाना अभी तक कि किसी शब्द के बाद में लग करके उसके अर्थ में क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं, है ना। तो प्रत्यय प्रतिधन आय से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है पीछे जुड़ना या किसी चीज को फॉलो करना, है ना। किसी शब्द के पीछे लग करके उसके शब्द में परिवर्तन कर देना, वही किसका काम होता है? प्रत्यय का काम होता है। और वो सारे शब्द शब्दांश होते हैं। और प्रत्यय की प्रकार की जब बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार में है तद्धित प्रत्यय और दूसरे में है कृत प्रत्यय। अब तद्धित और कृत प्रत्यय होते क्या हैं? तो तद्धित प्रत्यय जो वह प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बाद आकर के जुड़ते हैं, तो वो प्रत्यय क्या कहलाते हैं बेटा? तद्धित प्रत्यय होते हैं। यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के बाद जुड़ने वाले प्रत्यय क्या कहलाएंगे? तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे। और जो क्रिया के बाद जुड़ते हैं प्रत्यय, वे सारे प्रत्यय क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। यानी वे शब्दांश जो संज्ञा, सर्वनाम,
और विशेषण के बाद जुड़ करके उसके शब्द में, उसके अर्थ में विशेषता ला दें या उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, वे सारे शब्दांश किसके अंतर्गत आ जाएंगे? तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आ जाएंगे। और जो क्रिया के बाद या धातु के बाद जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन लाने का काम करते हैं, वे सारे शब्दांश, वे सारे प्रत्यय क्या कहलाएंगे? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है। अगर हम तद्धित प्रत्यय की बात करें तो यहाँ पे देखा आप, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के बाद जुड़ते हैं और इनको अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो जैसे लिखा है कुंभकार। अब इसमें बेटा देखो, कुंभकार यानी कुंभ धनकार, इसमें मूल शब्द है कुंभ और इसमें कार प्रत्यय जुड़ा हुआ है। आप ये देखो कि कुंभ क्या है? कुंभ यहाँ पे एक संज्ञा है, यानी कुंभ मीन्स होता है घड़ा, और घड़ा इस प्रकार यहाँ पे आपका आ गया संज्ञा, और इस संज्ञा के बाद प्रत्यय लगा हुआ है, यानी इस प्रत्यय को हम क्या कह देंगे? तद्धित प्रत्यय कह देंगे। और इस तद्धित प्रत्यय के योग से नया शब्द बन करके तैयार हुआ, और जो कि है क्या? कुंभकार। ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा, गुरु धन त्व, गुरु क्या है बेटा? संज्ञा है, और इसमें त्व शब्द जुड़ गया, इस प्रकार से ये बन गया गुरुत्व। यानी हम कहेंगे कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बाद जो संज्ञा प्रत्यय जुड़ते हैं वे सभी क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और एक चीज याद रखो बेटा कि संज्ञा के बाद कोई तद्धित प्रत्यय आए और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, मतलब यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और इसके बाद जो प्रत्यय जुड़े उसके बाद जो भी नया शब्द बनेगा उसको हम कहते हैं तद्धितांत। क्या कहेंगे बेटा? तद्धितांत। ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से जुड़कर बनाने वाला प्रत्यय नया शब्द जो भी बनाएगा उसे हम कहेंगे क्या? तद्धितांत। उसी प्रकार से क्रिया से जुड़ करके प्रत्यय जो नया शब्द बनाते हैं वे नए शब्द क्या कहलाएंगे? कृदंत कहलाएंगे। ठीक है। चलो इसको जानते हैं। कृत प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय क्रिया के बाद जुड़ने वाले प्रत्ययों को कहते हैं, यानी वे शब्दांश जो क्रिया के या धातु के बाद जुड़ करके उसके अर्थ में बदलाव लाने का काम करते हैं, वे सारे प्रत्यय क्या कहलाते हैं बेटा? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में जैसे घूम, अक्कड़। अब घूमना क्या है बेटा? तो घूमना यहाँ पे क्रिया है और इसमें एक प्रत्यय जुड़ा अक्कड़, इस प्रकार से नया शब्द बन करके तैयार हुआ क्या? घुमक्कड़। अब ये घुमक्कड़ एक संज्ञा बन गया, नई शब्द बन गया, नए शब्द का निर्माण हो गया, और जो नए शब्द का निर्माण हुआ है इसको हम कह देंगे क्या? कृदंत। क्या कहेंगे बेटा? कृदंत। किसी क्रिया से जुड़ने वाला कोई प्रत्यय और जुड़ करके जो नया शब्द बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? कृदंत कहेंगे। ठीक है। आपने जाना कि क्रिया के बाद जुड़ने वाले जो भी प्रत्यय होते हैं वे सभी कृत प्रत्यय कहलाते हैं, और कृत प्रत्यय जो नए शब्द बनाएंगे वो कृदंत कहलाएंगे। ठीक है। तद्धित में क्या कहलाते हैं? तद्धितांत कहलाते हैं, और कृत में क्या कहलाते हैं? कृदंत कहलाते हैं। ये तो रहे प्रत्यय के प्रकार। कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। कौन कौन से बेटा? एक है आपका तद्धित प्रत्यय, दूसरा है आपका कृत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के बाद जुड़ते हैं, और कृत प्रत्यय किसी क्रिया के बाद जुड़ते हैं, और क्रिया के बाद जुड़ करके जो नए शब्द बनेगा वो कृदंत कहलाएगा, और तद्धित के बाद यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के बाद जो तद्धित प्रत्यय जुड़ेगा, नया शब्द बनाएगा, तो वो नया शब्द क्या कहलाएगा? तद्धितांत कहलाएगा। ठीक है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण या कुछ प्रत्ययों के बारे में जानेंगे और उनसे संबंधित शब्द जानेंगे। जैसे अप्रत्यय, तो अप्रत्यय से संबंधित कौन कौन से शब्द हो सकते हैं? घाटा, आ, इसमें क्या है बेटा? अप्रत्यय है। सुता, सुता में सुत से बना हुआ है, सुत धन आ, तो इस प्रकार से आ यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे आ जाएगा, आ जाएगा, प्रत्यय आ जाएगा।
ठीक है। अब कौन सा प्रत्यय होगा, तो आप कह दोगे सर जी यहाँ पे तद्धित प्रत्यय होगा। क्यों? क्योंकि सुत एक संज्ञा है और इसमें आ प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो संज्ञा के बाद जो भी प्रत्यय जुड़ता है वो तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। इस प्रकार से सुता में जो आ प्रत्यय है वो तद्धित प्रत्यय कहलाएगा, ठीक है। भूखा, भूखा, भूख, भूख यहाँ पे बेटा आपका भाववाचक संज्ञा है और भाववाचक संज्ञा में आ प्रत्यय जुड़ा है, इस प्रकार से भूखा, तो आ यहाँ पे तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। प्यासा, प्यास आपकी यहाँ पे भाववाचक संज्ञा है और इस भाववाचक संज्ञा में क्या है बेटा, क्या है बेटा, भाववाचक संज्ञा में आ प्रत्यय जो जुड़ा है वो हो जाएगा आपका तद्धित प्रत्यय, ठीक है। अगर मैं कह दूं पढ़ा, तो पढ़ना, पढ़ एक धातु है और इसमें आ प्रत्यय लग गया, इस प्रकार से यहाँ पे आ हो जाएगा आपका क्या, कृत प्रत्यय हो जाएगा। लिखा, तो लिखा में आ जो आया है वो आपका हो जाएगा कैसा बेटा, लिख, लिख होता है धातु और इस धातु या क्रिया के बाद आ प्रत्यय जुड़ता है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आ कृत प्रत्यय हो जाएगा। इस प्रकार से हम पहचानेंगे कि कहाँ पे लगने वाला प्रत्यय तद्धित होगा और कहाँ किस शब्द में लगने वाला प्रत्यय कृत प्रत्यय होगा, ठीक है। अगले अगर बात करें तो त्वा, तो इसमें देखो गुरुत्व, ममत्व, प्रभुत्व ये सभी संज्ञा के बाद लगने वाले हैं। इसी प्रकार ये हो जाएगा आपका कौन सा प्रत्यय बेटा, तद्धित प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। आपा, आपा में बुढ़ापा, मोटापा। एक, लौकिक, नैसर्गिक, शारीरिक। अब देखो बेटा यहाँ पे आवट, तो इससे कौन से शब्द बन जाएंगे, लिखावट, सजावट और रुकावट, ठीक है। अगला शब्द लेंगे हम ना, तो इससे बनेगा बोलना, पढ़ना, सजना। अब इसमें जितने भी आपके शब्द आए हैं उनमें जो ना प्रत्यय है वो सभी क्या है बेटा, कृत प्रत्यय है, ठीक है। चचेरा, ममेरा, लखेरा इन सभी शब्दों में एरा प्रत्यय है। पंडिताइन, ठकुराइन, मिश्राइन इन सभी शब्दों में आइन प्रत्यय है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में, यानी उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश होते हैं और प्रत्यय किसी शब्द के बाद में लगने वाले शब्दांश होते हैं, ठीक है। और रही बात अगर उपसर्ग की, तो उपसर्ग का प्रयोग हम संधि में भी करते हैं, उपसर्ग का प्रयोग हम समासिक पद बनाने में भी करते हैं और उपसर्ग का प्रयोग हम संयोग मात्र शब्दों के निर्माण में भी करते हैं। लेकिन प्रत्यय की अगर बात करें तो प्रत्यय का प्रयोग हम संधि पद बनाने में नहीं करते, बल्कि हम समासिक पद और संयोग के द्वारा नए शब्द के निर्माण में करते हैं। और प्रत्यय की एक चीज और है कि प्रत्यय में जो भी प्रत्यय आएगा मूल शब्द के साथ, अगर प्रत्यय का पहला शब्द स्वर है, पहला अक्षर अगर स्वर है तो वह अपने आगे वाले अक्षर में हूबहू जुड़ जाता है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है। और अगर प्रत्यय का पहला अक्षर व्यंजन है तो वो संयोग के माध्यम से, मात्र संयोग के माध्यम से जुड़ जाएगा, उसमें किसी प्रकार का हेर फेर नहीं होता है। इस प्रकार से हमने उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में विस्तार से जान लिया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। अपने जो भी डाउट हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। आपके हर डाउट का हम यहाँ पे सलूशन देंगे, हर एक डाउट को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरा टॉपिक क्या होता है दोस्तों, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसका पहला वीडियो पहले पड़ चुका है, तो आप पहले उसको देखिए, बाद में इसको देखिए। इस प्रकार से आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हम अगले सेशन में एक अगले नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और बने रहें योग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के साथ। ओके दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।